अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स बरस कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। जम्मू कश्मीर नाम की रियासत का हिंदुस्तान से नामो निशान मिट चुका है। हिंदुस्तान में 29 रियासत थी, अब सिर्फ 28 रियासतें रह गई है। 1 मिनट के फ़ैसले में जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के मरकज़ी इंतज़ाम वाला हिस्सा बन गया है। उसका जो खुसूसी स्टेटस था, खुसूसी दर्जा था, वो भी ख़त्म हो गया है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी आसानी के साथ आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म हो जाएगा और सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़े में तकसीम कर दिया जाएगा और उसे रियासत का दर्जा भी उससे छीन लिया जाएगा। सबसे अहम बात है, आखिर वहाँ की आवाम क्या महसूस कर रही होगी। और जम्मू कश्मीर में हर तरफ कर्फ्यू नाफिज है, कई लाख फ़ौज तैनात है, कुछ खबर नहीं आ रही है। हिंदुस्तान में दुनिया भर में जम्मू कश्मीर के मसाइल पर बहस हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की क्या सूरत हाल है उसकी किसी को कोई ख़बर नहीं है। ये सब कैसे मुमकिन हो गया, इसके क्या नताइज बरामद होंगे और मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर के सिलसिले में जितना बड़ा फ़ैसला किया है, मुस्तक़बिल पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इन तमाम इशूज़ पर आज ख़बर दर ख़बर में हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मारूफ़ तज्ज़िया-निगार डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब। आप मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर हैं, इसके अलावा SDPI के भी आप जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। क्या किसी ने सोचा था कि एक झटके में आर्टिकल 370 ख़त्म हो जाएगा? इस अंदाज से ख़त्म होगा ये तो सोचा ही नहीं था। कोर्ट में केस चल रहा है, अभी 35A का भी सुप्रीम कोर्ट में केस है, 370 को लेके भी है। और जो तरीक़ा उसका, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तरीक़ा है, वो ये है कि असेंबली पास करती है या स्टेक होल्डर्स, वहाँ के रेजिडेंट, वहाँ की पार्टियाँ डिमांड करती हैं नई स्टेट बनाने की। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 4 स्टेट बनाने का मुतालबा कब से चल रहा है, अवाम कर रहे हैं। इसी तरीके से जब तेलंगाना में पूरा मूवमेंट उठा था, वो कह रहे हैं कि हमने कानूनी तौर पर, क्या कानून में इसकी मुकम्मल इजाज़त है, तो मतलब क्या हिंदुस्तान का कानून ऐसा है कि सरकार जब चाहे किसी स्टेट को दो टुकड़े में तकसीम कर दे, उसका दर्जा छीन ले? बिल्कुल गैर कानूनी अंदाज है। पार्लियामेंट के सीने पे, कॉन्स्टिट्यूशन के सीने पे पैर रख के ज़बरदस्ती जमहूरियत को संगीनों के साए में रख कर एक फ़ैसला किया गया है, जिसको अगर कोर्ट में जाकर कोर्ट ने सही फैसला किया तो ये डल एंड वाइड हो जाएगा। ये अंदाज नहीं है। आपको लगता है कि कोर्ट से कुछ इंसाफ मिलेगा? कोर्ट में गए तो इंसाफ की उम्मीद करनी चाहिए यकीनी तौर पर, लेकिन ये बिल्कुल कोई अंदाज नहीं है। आप 370 के लिए एक तरीका था कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन था, आप उसे प्रेसिडेंट से विड्रॉ करा सकते थे। 370, 35A उसके ज़रिए ख़त्म हो सकता था उसके, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, और वो भी आप स्टेटहुड, किसने कहा था आपसे स्टेटहुड छीनने को? जम्मू के लोगों ने कहा था, श्रीनगर के लोगों ने कहा था, किसने कहा था आपसे कि आपको स्टेटहुड ख़त्म करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दीजिए? लद्दाख के लोगों ने मुतालबा किया था, आप लद्दाख को बना देते उससे अलग करके। स्टेटहुड लेने के लिए आपसे किसने मुतालबा किया था? ये बिल्कुल गैर कानूनी एक अंदाज। अभी एक तरफ वो कह रहे हैं, जब लद्दाख की बात आती है तो कहते हैं कि बहुत दिनों से उन लोगों का मुतालबा था कि हमको अलग स्टेट चाहिए। जब जम्मू कश्मीर की बात है तो वहाँ उन्हें बात नज़र नहीं आती। अच्छा, जो आर्टिकल 370 है, इसका क्या फ़ायदा था और इसके हट जाने के बाद अब क्या नुकसान होगा वहाँ के आवाम को? देखिए, आर्टिकल 370 की तरह का यहाँ पर आर्टिकल 371 भी है, और 371 के 11 स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तमाम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में, आप हिमाचल में चले जाइए, असम में चले जाइए, मिज़ोरम में चले जाइए, नागालैंड में चले जाइए, मणिपुर में चले जाइए, गोवा में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, सबके स्पेशल स्टेटस अलग अलग है 371 के तहत। आपको सिर्फ 370 से क्यों प्रॉब्लम है? आप नॉर्थ वेस्ट में जो इंसर्जेंसी हो रही है, जो टेररिज्म हो रहा है पूरी 7 स्टेट में नॉर्थ ईस्ट की, उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ कश्मीर से दिक्कत है। क्यों डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं वहाँ की? किसको वहाँ पर? कश्मीर के पंडित यहाँ पर खुले तौर पर, यहाँ पर आराम से, यहाँ 5 लाख कश्मीरी पंडित यहाँ रहते हैं, वो कहते हैं हम उस कश्मीर में वापस जाना नहीं चाहते जहाँ का चीफ मिनिस्टर मुसलमान हो। बस ये एक मसला है, उसके लिए आप सारे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा देंगे। अच्छा, वैसे इसका फ़ायदा क्या था कश्मीरियों को, या जो आवाम जिन जगहों पर ये नाफिज है, उससे क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, हिंदुस्तान एक विफाक है, मुख्तलिफ़ रियासतों का विफाक है, और मुख्तलिफ़ रियासतें, उनके जो रीजन हैं, उन सब के अपनी अलग एक तहजीबी और तमद्दुनी, लिसानी, मजहबी शनाख्त है हर रीजन की। साउथ इंडिया में आप हिंदी को ज़रा इम्पोज करके दिखा दीजिए। तो अगर कश्मीरी ये कहते हैं कि हम कश्मीरियत पर जो है, हम कश्मीरियत के अक़दार, उसकी तहजीबी और तमद्दुनी अक़दार को बरकरार रखना चाहते हैं, तो क्या गलत कहते हैं? आप आंध्र प्रदेश, तो ट्राइबल्स है, सब ने अपनी अपनी शनाख्त को बरकरार रखने पे इसरार किया है इस मुल्क में। तो अगर कश्मीरी भी कह रहे हैं तो क्या सिर्फ यही था?
अच्छा, एक बहस ये चल रही है कि आर्टिकल 370 की वजह से हिंदुस्तान को मुदाखलत का हक़ था कश्मीर में। यही जो आर्टिकल है बुनियाद थी उसके लायक। इस आर्टिकल के ख़त्म किए जाने के बाद कोई वजह नहीं बनती है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बाकी रहे। देखिए, एनेक्सेशन का जो लेटर राजा हरी सिंह ने लिखा था 27 अक्टूबर 1947 को, उसकी आखिरी लाइन पढ़ लीजिए। छोटा सा लेटर है वो, 8-10 लाइन का, उसकी आखिरी लाइन पढ़ लीजिए। उसने लिखा था कि इनेक्सेशन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के लोगों की ओपिनियन तो आपने कभी ली नहीं। आज आपने 1 करोड़ कश्मीरियों की उस आबादी को 10 लाख के करीब की फौज के संगीन के साए में कर्फ्यू में बंद करके तमाम दुनिया से, मुझे पता नहीं है इस वक्त कश्मीर के बारे में, कश्मीर के लोग किस हाल में, दुनिया में कोई नहीं जानता, सारे राब्ते बंद कर, आपने उनको कर्फ्यू में करके, उनको कैद में करके उनके लिए कानून पास कर दिया। इसका कोई ना इंसानी जवाज़ है, ना अखलाकी जवाज़ है, ना कोई दस्तूरी जवाज़ है। चलो, जो वहाँ कश्मीर पे दावा बोल रहे हैं तो खाली ज़्यादातर इसको कि वहाँ ज़मीन ख़रीदने का मौका मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में भी बाहर के लोगों को ज़मीन ख़रीदने की इजाज़त नहीं है, नहीं ले सकते हैं, ना आज़ादाना तौर पर सरमायाकारी कर सकते हैं। तो फिर एक तरफा इनकी कश्मीर पर क्यों नज़र है? कई चाहते हैं कि वो फ़लस्तीन की तरह बन जाए, कब्ज़ा कर लें सारी ज़मीनों को, वहाँ की आबादी को तब्दील कर दें। नहीं, ज़मीन का मसला ही नहीं है ना ज़मीन का मसला है, ना शादी करने का, ये सारे मसाइल नहीं है। मसला मैंने आपसे एक जुमले में अर्ज़ किया कि कश्मीरी पंडित जो अब दिल्ली में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, वो कहते हैं कि हम एक ऐसे कश्मीर में वापस नहीं जाना चाहते जिसका चीफ मिनिस्टर मुसलमान हो। तो आप डिलिमिटेशन का एक्ट भी, अरे 2004 का डिलिमिटेशन एक्ट को आप अमेंड कर रहे हैं बगैर किसी का मुतालबा किए। आप सीटों को, आपने उसको यूनियन टेरिटरी बना के, आप अब 114 सीटें बना के आप जम्मू रीजन की और श्रीनगर के रीजन की एक नंबर ऑफ सीट्स बराबर करना चाहते हैं। आप वहाँ कॉलोनीज बसाना चाहते हैं, जैसे इसराइल में यहूदियों की कॉलोनियाँ अलग बसी हुई हैं और उनके ऊपर एक रेड टॉप लगा हुआ है ताकि ऊपर जहाज से दिखाई दे जाए कि यहूदी का घर है और ये एक फ़लस्तीनी अरब का घर है। उस तरीके से आप हिंदुओं की कॉलोनियाँ अलग बसा के रखना चाहते हैं श्रीनगर के अंदर और मुसलमानों की आबादियाँ अलग बसा के रख, ये कौन सा तरीका है? इसका आप पहले भी डिमांड करते रहे कि ज़मीनें अलग अलॉट करें, उसको उस असेंबली ने कबूल नहीं किया था। अब आपने असेंबली भंग कर दी। गवर्नर एक दिन पहले तक कहते रहे मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। आप कहते रहे कि सिक्योरिटी के इनपुट है, जुमे को आप कह रहे थे पिछले अभी 3 दिन पहले जब आपने यात्रा अमरनाथ यात्रा रोकी तो आपने कहा सिर्फ सिक्योरिटी इनपुट से कि यहाँ पे थ्रेट है टेररिस्ट अटैक की, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन हम, दुनिया समझ रही थी, हम लोग भी समझ रहे थे कि वो इनपुट तो आते ही रहते हैं उन पर। पुलवामा पे तो कोई इनपुट नहीं आया था, अब अचानक इनपुट आ गया और आपने इतनी बड़ी अमरनाथ यात्रा रोक दी, तो सब समझ गए थे कि कुछ बहुत ही ड्रेस्टिक होने वाला है और वो आपने कर दिया। रात में 12 बजे आपने प्रेसिडेंट का ऑर्डर लिया और सुबह को आपने पार्लियामेंट में रख दिया। उसी दिन आपने बहस करवा दी, किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई राब्ता नहीं, कोई मशवरा नहीं। आपने सीधे सीधे बिल की कॉपी नहीं पढ़ी मेम्बरान पार्लियामेंट ने। आप पार्लियामेंट में घुसने के बाद उनको बिल की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, उस पर ऑब्जेक्शन देने का, अमेंडमेंट देने का मौका नहीं दिया। इस तरीके से गर्दन घोट के, गला दबा के आप डेमोक्रेसी का आप एक बिल को पास करा। इन्होंने प्रेसिडेंटल ऑर्डर के जरिए से, कहा जाता है कि जो आर्टिकल 370 जो नाफिज हुआ था, बना था, वो भी प्रेसिडेंटल ऑर्डर के जरिए हुआ था और इस वजह से मुमकिन था कि उसी के जरिए हो। तो कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मतलब एक चालाकी की थी कि बाज़ाब्ता पार्लियामेंट से मंजूर कराने के बजाय उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया था ताकि आइंदा इसको बासानी ख़त्म भी किया जा सके। नहीं, उसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी कश्मीर में दस्तूर को नाफिज करने की 1954 में, उसने 370 का एक प्रोविज़न कर दिया था और उसको रिपील नहीं किया था। वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब डिज़ोल्व हो गई तो उसने असेंबली की सूरत ले ली, तो वो एज इट इज़ उसमें आ गया। तो वो जो लोग ये कहते हैं कि वो एक टेम्परेरी क्लॉज था, वो बेरों में गुठलियाँ मिला रहे हैं, वो खिलते मबहस कर रहे हैं। वो एक परमानेंट क्लॉज था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में भी कहा कि परमानेंट क्लॉज था, उसे 2002 में कश्मीर के हाई कोर्ट ने भी कहा। 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट बोल चुका कि वो स्पेशल स्टेटस एक परमानेंट क्लॉज है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो टेम्परेरी क्लॉज है। अब इस पर बहस करने के बजाय आप बिल की सूरत में उसको ले आए और बिल भी जो मांगा नहीं था। अब 370 को आप, चलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम आती, प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन था, प्रेसिडेंट विड्रॉवल हो जाता, ठीक है, वहाँ तक बात सही थी, उसमें बहस हो जाती। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट आपने क्यों किया है? आपने डिलिमिटेशन के लिए आप क्यों लिया? आप रिजर्वेशन के लिए 4 बिल एक साथ आप। डॉक्टर रहमानी साहब, कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ जो इल्हाक हुआ तो उसकी क्या तारीख थी? लोग अलग अलग अंदाज में तारीख बयान कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा नाज़रीन को बताएं। देखिए, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा मालूम तारीख़ में
और मैं मालूम तारीख़ कह रहा हूँ, 6000 साल का हिंदुस्तान है, मालूम तारीख़ में कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा 27 अक्टूबर 1947 को पहली बार बना। पहली बार बना है। इससे पहले कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था और कभी नहीं रहा। ब्रिटिश दौर में भी वो एक इंडिपेंडेंट रियासत था, इसीलिए 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में शरीक नहीं हुआ ना वो। इसीलिए जो 542 जो राजाओं को कहा जाता है, उनकी अलग अलग रियासतें थी, वो हिंदुस्तान का हिस्सा ब्रिटिश दौर में भी नहीं थी जी। तो इसी कश्मीर भी एक आज़ाद रियासत थी, ब्रिटिश दौर का वो हिस्सा नहीं था। वरना 1947 में जैसे असम साथ में था हमारे पहली स्टेट की हैसियत से 15 अगस्त 1947 कश्मीर भी होता। इसीलिए जो दिल्ली उस वक्त जो वो रेडक्लिफ ने आके जो डिवीज़न के लिए प्रपोजल किया था, उसमें कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए कश्मीर पार्ट ही नहीं था हिंदुस्तान का। तो अब जब ये सन 47 में पहली बार एक लेटर ऑफ एनेक्सेशन के ज़रिए, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, उसके ज़रिए हमारा पहली बार हिस्सा बना है। मुझे समझ में नहीं आता कि कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है अपनी मर्ज़ी से, हम उसको इंटीग्रेशन के नाम पे डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। आज कश्मीर के लोग रो रहे हैं। मैंने फारूक अब्दुल्ला को आंसुओं से रोते हुए कभी नहीं देखा। मैंने उनको नाचते हुए देखा है, गाते हुए देखा है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखा है। इतना सीनियर पॉलिटिशियन आज उसके आंखों में आंसू हैं, तो मामूली बात तो नहीं होगी। कश्मीरी लीडरों का कहना है कि हमने टू नेशन थ्योरी को उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था, हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था। आज जो जिस तरह से हुआ है, उसको यही कहा जाएगा कि कश्मीर पर एक कब्ज़ा हो गया है, इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया वहाँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। तो क्या आपको लगता है कि उस वक्त जो लोगों ने फ़ैसला किया था वो गलत था? नहीं, फैसला तो उनका सही था। देखिए, आवाम का फैसला जो भी होता है वो सही होता है। वहाँ के आवाम ने अगर फैसला किया और वो कबूल कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, तो वो फैसला अपनी जगह सही है। लेकिन जिस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत जिस तरीके से बिहेव कर रही है, वो तरीका उनको साथ रखने वाला नहीं है, उनको बाहर धकेलने वाला तरीका है। कश्मीर का जो और एक बात ये याद रखिए कि हमने पास कर दिया, हमारी पार्लियामेंट ने, लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि पास हो गया तो इम्प्लीमेंट भी हो गया। ये बायलैटरली डिस्प्यूटेड इशू है, जिसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हैं, वो इसको कबूल नहीं करेंगे। ये डिस्प्यूट बनेगा और जितना बड़ा डिस्प्यूट था उससे कहीं ज़्यादा डिस्प्यूट बन के सामने आ रहा है। कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, ख़राब हो गया। मतलब एक इस तरह से इन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि हमने आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया और उसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो जो कश्मीर में तनाज़ो चल रहा था, जो कह रहे थे लड़ाइयाँ हो रही है या कोई दहशतगर्द आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो सारे मसले ख़त्म हो गए। इस तरह का एक जश्न मनाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई सब ख़त्म हो गए, मज़ीद बढ़ेंगे मसाइल? नहीं, ये तो एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं ना, एक परसेप्शन बना रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, झूठ पे मबनी है, सरासर झूठ पे मबनी है। अमित शाह साहब ने जो तकरीर करी है राज्यसभा में भी, लोकसभा में, मैंने पूरी तकरीर लाइव सुनी है, 80% झूठ बोला है उन्होंने। मैं अगर पार्लियामेंट में होता तो मैं शायद वो इतना ज़्यादा उस पर झगड़ा होता है। कुछ भी सच नहीं बोला है उन्होंने, वहाँ झूठी झूठ है सारा। और उनको हैरत है कि यहाँ कैसी अपोजिशन है इस मुल्क में जो उनको चैलेंज नहीं कर रहे। यानी अधीर रंजन चौधरी ने, जो अपोजिशन लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो एक सही बात भी कही तो इतने डरते डरते और इतने हल्के अंदाज में कही कि 1 मिनट में अमित शाह ने उसको उड़ा दिया, हालांकि वो सही बात कह रहे थे। और उसके बाद सोनिया गांधी ने उनको डांटा भी। तो ये कौन सी अपोजिशन है कि आप पार्टी जो मेन अपोजिशन है मुल्क की, व्हिप जारी करने की पोजीशन में नहीं है। एक बात तो तस्लीम रहमानी साहब साफ हो गई है कि इस वक्त जो कश्मीर का मसला है, अपोजिशन भी अंदरूनी खाना बीजेपी के साथ है, कोई बोलने को तैयार नहीं। कुछ तो खोल करके उनके साथ है और कुछ तो साथ नहीं गए। एनआईए में भी साथ गए, आरटीआई में भी साथ गए, ट्रिपल तलाक में भी साथ गई, पूरी अपोजिशन गई है। छोड़े बहुत 4-5-6 लोगों को छोड़िए, आप बताइए एनआईए के बिल में सिर्फ 6 वोट पड़े। बिल्कुल नहीं, तो ये पूरी अपोजिशन कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ खड़े, अब उसके नकाब उतर गए। सारी सियासी जमातों के नकाब नोच के फेंक दिए हैं बीजेपी। और अभी जो मामला भी हो रहा है कांग्रेस का, तो गुलाम नबी आज़ाद को उन्होंने आगे कर दिया, जो बोल रहे हैं राहुल गांधी खामोश है, प्रियंका गांधी जो मतलब कांग्रेस के सीनियर लीडर है, सब खामोश है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो पूरा मसला चल रहा है, खासतौर से कश्मीर का इतना बड़ा मसला है, अपोजिशन भी उनके साथ है, तो मुसलमान तनहा रह गए हैं? और जो कहते आ रहे हैं कि बीएसपी का साथ, उसका साथ, इन लोगों ने बिल्कुल उनको तनहा छोड़ दिया है मुश्किल वक्त में। ये तो पहले से ही था। अब मैं आपसे क्या अर्ज़ करूँ, हमारे मुसलमानों ही के लीडर्स हैं जो या तो इस सियासत को समझते नहीं हैं, नासमझी में हरकत, या नादानी में, या बेईमान है।
इन दो में से एक चीज़ हो सकती है, वरना इन पार्टियों के रुख हमेशा वाज़ेह रहे। बहुत सारे ऐसे मौक़े आए हैं पिछले 30 साल के अंदर जिसमें इन पार्टियों का रुख बार बार वाज़ेह होता रहा है कि ये मुस्लिम दोस्त थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं लेकिन इस्लाम दुश्मन है। ये बात बार बार इन लोगों ने अपने अमल से वाज़ेह किया। अब मुसलमान लीडर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और मुसलमान सेकुलरिज्म के लिए दलित मुस्लिम इत्तेहाद, फलां इत्तेहाद, फलां इत्तेहाद। मैंने कहा ना, मुसलमान सेकुलरिज्म के लिए इस मुल्क में हमेशा से कमिटेड था और है, और उस नाम पर इन सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट ने मुसलमानों को ठग के आज वहाँ तक पहुँचा दिया कि बेयारो मददगार एक कम्युनिटी की हैसियत से मुसलमान खड़ा हुआ है। अच्छा डॉक्टर रहमानी साहब, एक बात जानना चाहेंगे कि जो पूरा कश्मीर का मसला चल रहा है, ये एक मुतनाज़ जगह भी है, अक़वाम मुत्तहिदा तक इसका मसला पहुँचा होता है। आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल बिरादरी है, अक़वाम मुत्तहिदा है, वो इस मसले पर कोई एक्शन लेगा, वो इस जानिब कुछ तवज्जो देंगे या कहेंगे कि हिंदुस्तान का अपना मामला जैसे चाहे करे, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते? देखिए, अधीर रंजन ने जो सुबह बात कही थी वो फैक्ट है ना। मैं शंका में हूं क्योंकि आप कहते ये इंटरनल मैटर है, हो गया। आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया। लेकिन नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वो क्या इंटरनल मामला है? नंबर 1। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो क्या इंटरनल मामला थे? ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है, ये तरह तरह की बात है। आपने सबको धारियां उड़ा के हमें समझना चाहिए। हम तो जानना चाहते हैं। अरे आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी। आई वॉन्ट टू बी एनलाइटेंड बाई यू। आई वॉन्ट द एंटायर पार्टी, एंटायर कांग्रेस पार्टी वॉन्ट टू बी एनलाइटेंड बाई यू। इट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू बी एनलाइटेंड। गलत फहमी मत करिए। आप ऐसा माहौल मत बनाइए कि कांग्रेस देश की हित नहीं चाहते। ऐसा माहौल मत फैलाइए। नहीं, कभी नहीं। आपको जब पूरा बोलने का मौका दिया है तो गृह मंत्री जी की आप पूरी बात सुनी। मैं माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य को हूँ, आप किसी को गृह मंत्री नहीं बनाया, आप बीच में जवाब मत दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आप 1948 ऑनवर्ड आप इंटरनेट पे उठा के देख लीजिए, UN मिलिट्री ऑब्जर्वर्स मिशन फॉर इंडिया पाकिस्तान, इस नाम से 117 आदमी 8 इंटरनेशनल आइडेंटिटीज़ के LOC पे मौजूद हैं जो सिर्फ ये ऑब्ज़र्व करने के लिए हैं कि LOC पे वायलेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो रेगुलरली रिपोर्ट करते हैं। 1948 से आज की तारीख तक वहाँ मौजूद है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये सिर्फ इंटरनल इशू है? क्या करती है वो? क्यों बैठे हैं? LOC पे वायलेशन को चेक करने वाला ऑब्जर्वर ग्रुप काहे के लिए बैठा है? मैं कह रहा हूँ, परवेज़ मुशर्रफ क्यों आए थे? शिमला समझौता क्यों हुआ था? आप लाहौर क्यों गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर एग्रीमेंट क्यों हुआ था? कराची एग्रीमेंट क्यों? ये सब क्या है? ये बायलैटरल इशू को हम कहते हैं इंटरनेशनली, हम इसको नहीं मानना चाहते। ठीक है, इंटरनेशनल इशू नहीं है, लेकिन बायलैटरल तो है। अब आप बायलैटरल को अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो रिड्रेसल कैसे होगा? ये एक मसला है। अब आप एड्रेस करने की बजाय झटके से तोड़ देना चाहते। यानी कल मैंने जितेंद्र सिंह से कहा था, जो भी PMO मिनिस्टर हैं, कि यकबयक तर्क के ताल्लुक में भी रुसवाई है। उलझे दामन को छुड़ाते नहीं, झटका देकर जहाँ नेगोशिएशन करना चाहिए वहाँ फौज को भेज रहे, और बातचीत आप करके उसको हल नहीं करना चाहते, छीनना चाहते। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ताकत आपकी उतनी ही हो कि छीनने में कामयाब हो जाए। डॉक्टर रहमानी साहब, कश्मीर का इतना बड़ा मसला है, लेकिन जो हिंदुस्तान की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम तंजीमें हैं, वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। उनकी खामोशी को क्या समझा? क्या वो हुकूमत के साथ हैं या फिर वो खौफजदा है? क्या क्यों नहीं बोल रहे हैं जबकि लोग हर मसले पर कुछ ना कुछ बोलते हैं, रद्द अमल देते हैं? देखिए, एक बड़ा मोहतात लफ्ज़ तो है मसलहत कोश। मुल्क का इशू है, मुसलमानों का इशू नहीं है कश्मीर, मुल्क का इशू है, हमारी सालमियत का मसला है ये।
और इस मसले पे मुल्क में हर शख्स जो ईमानदार है उसे अपनी राय रखनी चाहिए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये बदकिस्मती की बात है। ये खामोशी जिसे मैं मसलहत कह रहा हूँ, इसका दूसरा नाम मैं मुनाफकत भी कह सकता हूँ। हमें मुल्क के सामने खड़े होकर मुल्क के अवाम के सामने अपनी दो टोक राय रखनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है, आईनी मसला है, मतलब कानून के साथ छेड़छाड़ के आईनी मसला है तो हमको अपनी राय रखनी चाहिए ना। पार्लियामेंट में भी नहीं राय रखी गई है, बाहर भी नहीं। सिर्फ एक एसडीपीआई ने अपनी राय कल ही दे दी थी, जो आज के तमाम अखबारात में मौजूद है, हर सोशल मीडिया में। हमने तो कल ही अपनी राय दे दी थी, लेकिन बाकी तंजीमें किस मसलहत के लिए? तो पॉलिटिकल पार्टी है जो बाकी तंजीमें मिली तंजीमें और मिली नहीं, पीएफआई भी है, पीएफआई ने भी अपनी राय दी थी, लेकिन तमाम मिली तंजीमें और पॉलिटिकल पार्टीज भी तो खामोश हैं। जो मुसलमानों की क़यादत वाली पार्टियां हैं वो भी तो खामोश हैं। आज असदुद्दीन अवैसी साहब का लोकसभा में आज उन्होंने स्टेटमेंट आया, वो बिल्कुल बरमला है वो भी, और हमारे जो हमने स्टैंड लिया वही स्टैंड लिया। मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी जैसे इंडियन मुस्लिम लीग है तो वो कांग्रेस के साथ है। कल गुलाम नबी आज़ाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें वो खड़े हुए थे, तो वो है मौजूद है। कश्मीर की पार्टियां, तो जो मुस्लिम पार्टी जो थोड़ा बहुत है वो तो साथ दे रहे हैं आईनी तौर पर। असद ओवैसी साहब ने भी अच्छा स्टैंड लिया है। तो सारे सूरत हाल है नाज़रीन जम्मू कश्मीर के बारे में, और यही सबसे अफसोसनाक सूरत हाल है कि आइन के साथ छेड़छाड़ किया गया है, एक तरह से कब्ज़ा किया गया है। और जो अहम बात वो है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, वो किस हाल में है, उसकी कुछ खबर नहीं है। इंटरनेट बंद है, तमाम तरह की सर्विस बंद कर दी गई है। 7 लाख से ज़ायद फ़ौज वहाँ तैनात है। अब ये खबर आ रही है कि हर 4 आदमी पे एक फ़ौज वहाँ है। तो लोग किस हाल में हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो सीनियर लीडरान हैं उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। बहरहाल चंद दिनों में तस्वीर ज़रूर साफ़ हो जाएगी, और जो सही नतीजा आएगा वही होगा कि जिनका स्टेटस ख़त्म किया गया है, जिनके स्टेट को, जिनकी रियासत को नक्शे से मिटा दिया गया है, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, और क्या ताकत के नशे में किसी को अपने कब्ज़े में लिया जा सकता है, आने वाला वक्त बताएगा। मिलर टाइम्स का ये प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।